हनी ट्रैप के बहुत सारे इंसिडेंट्स पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। तो कैसे इस कहानी को नेविगेट किया है आपने? आप जब फ़ौज ज्वाइन करना चाहें, अब तो महिला भी आती हैं, तो आम आदमी को, नागरिक को फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप शादी जब भी चाहें, किसी भी विषय से चाहें, कर सकते हैं। जब आप फ़ौज में ज्वाइन करते हैं, चाहे जवान हो या ऑफिसर हो, वो फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाते हैं। एक मैसेज है लोगों के लिए कि अगर भारत को ऊपर लेके आना है तो सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। ये हिंदू, ये सिख, ये जैन, ईसाई, ये सब छोड़ना पड़ेगा। मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि अगर आप इस भारत के हैं तो एक कानून सब पे लागू होना चाहिए। एक पर्टिकुलर धर्म मज़हब को लेके उस पर चलना शुरू कर देंगे कि हम अलग हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि अगर परमेश्वर एक है, हर धर्म मज़हब में लिखा है कि परमेश्वर एक है, ना पैदा हुआ ना मरा, गोविंद में ये सब बातें हैं, तो फिर आपका खुदा मेरे भगवान से बड़ा कैसे? गुरु नानक के साथ में भाई मर्दाना रहे, वो पहले सिख थे और उन्हें पूरी भागवत गीता का ज्ञान था। मर्दाना को आप कौन डिसाइड करने वाले हो गए कि सिख धर्म है? सिख तो धर्म बताया ही नहीं कभी। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले चौ कौन बांधे। हम तो इस बात को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? 1000 करोड़ का तो बजट है आपका, आप उस पैसे के साथ चिपके हैं। इंदिरा गांधी की मदद से तो ये पीछे से बैकडोर से चीफ मिनिस्टर बने थे प्रकाश सिंह बादल। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। इनका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में इनको इंट्रोड्यूस करूंगी कि ये एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं, एक बहुत ही पॉपुलर रिनाउंड ऑथर हैं, जिन्होंने जो किताबें लिखी हैं, कॉलिंग सहमत, जिस पर एक बहुत ब्लॉकबस्टर जो मूवी बनी थी राजी, जिसमें आलिया भट्ट ने काम किया, और काफ़ी ऐसे सितारे थे, विकी कौशल, जिन्होंने काम किया, और काफ़ी थिएटर एक्टर्स भी थे जिन्होंने इसमें बखूबी अपने किरदारों को निभाया। इसके साथ इन्होंने अभी एक नई किताब लिखी, एक और किताब लिखी थी बिछोड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो किताब लिखी थी, और अब नई किताब आई है इनकी गोविंद। उसके साथ एक बहुत ही इम्प्रेसिव कॉर्पोरेट पोजीशन पे हैं, ग्रुप डायरेक्टर हैं पीरामल ग्रुप के। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरव्यू के दौरान इनसे बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिंदर सिंह सिक्का जी। नमस्कार, थैंक यू। जैसे मैंने बोला कि आप एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर और एक ऑथर, एक डायरेक्टर, एक बहुत ही खूबसूरत आपने एक फ़िल्म भी बनाई जिसको इंटरनेशनली इतना पसंद किया गया, अवार्ड्स मिले उसको, और इसके साथ साथ अभी कॉर्पोरेट पोजीशन पे भी हैं। शुरू करूँगी लेटेस्ट काम से, ये किताब आपकी गोविंद से। बहुत सारे सवाल हैं। कॉलिंग सहमत और बिछोड़ा में तो जो कैरेक्टर्स थे, जो प्रोटैगनिस्ट थी, वो तो महिलाएं थीं, लेकिन इसमें गोविंद एक मेल प्रोटैगनिस्ट। बिना किसी स्पॉइलर के समझना चाहूँगी ये जो किताब है ये क्या है, इसकी कहानी क्या है, क्योंकि बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स ये किताब है। तो कुछ अगर आप ब्रीफ में हमें समझाना चाहिए किताब किसके बारे में है? एक कहानी है 3 नेवी ऑफिसर्स की, जिनको मैंने कंबाइन करके एक टाइटल दिया गोविंद जी। और उनमें से एक ऑफिसर मैं रहा। तो गोविंद उस एक पर्टिकुलर करेक्टर की कहानी है जिसने कि बड़ी ऑर्डिनरी हम्बल मूरिंग्स से निकल के और मिलिट्री में ऑफिसर बनने की सोची जी। और जब वो ऑफिसर बना तो उसने पहली गरीबी लाइन को तो क्रॉस किया, लेकिन सपना बहुत ऊंचा देखना शुरू किया और ऐसे ऐसे सवाल किए सरकार से या सिस्टम से जो कि उसका कैरियर रुइन कर सकते थे, एकदम ख़त्म कर सकते थे। तो घर से बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऐसे काम नहीं करने हैं, कैरियर बनाइए। तो उसने कई बार अपने कैरियर को दाव पे लगा दिया और
उस लेवल तक पहुंचा जो उसकी काबिलियत थी कि उसने एक डूबती हुई सबमरीन को बचा लिया। नई सबमरीन जो पानी में डूबने वाली थी, 100 मीटर्स नीचे डेप्थ पर, वहाँ से उसको उठा के ले आया। उन सब के बावजूद में वो सिस्टम से लड़ पड़ा एक सवाल पर कि मैं अपना ये फंडामेंटल राइट जो कि नहीं है, परमिशन के साथ में निभाना चाहता हूँ। मैं एक विदेशी महिला से प्यार करता हूँ, उससे विद परमिशन शादी करना चाहता हूँ। तो ये सब उधेड़बुन जो उस ऑफिसर के साथ हुई, ये हर उस नौजवान के साथ में होती है। यह हर कुछ ना कुछ तकलीफ़, रोड ब्लॉक्स एक ऑर्डिनरी आदमी के पास में आती है। तो उससे उभर के कैसे निकला जा सकता है, बाहर आया जा सकता है, अपनी मंजिल कवर की जा सकती है, वो एक स्टोरी है जो मैंने गोविंद में प्रेजेंट की है। अच्छा, इसमें क्योंकि आपने बोला कि इस कहानी में ऐसा है कि वो एक फॉरेन बैकग्राउंड से बिलोंग करती हुई महिला से शादी करना चाहता है, तो ये क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एक, ये आप जैसे समझा रहे थे, एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है, परमिशन लेनी होती है, एंड इट इज़ अ रिगरस प्रोसेस टू गेट परमिशन। क्योंकि हनी ट्रैप के बहुत सारे इंसिडेंट्स पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। तो कैसे इस कहानी को नेविगेट किया है आपने, और क्यों बिहार? सो आप जब फ़ौज ज्वाइन करना चाहें, अब तो महिला भी आती हैं, तो आम आदमी को, नागरिक को फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप शादी जब भी चाहें, किसी भी विषय से चाहें, कर सकते हैं। जब आप फ़ौज में ज्वाइन करते हैं, चाहे जवान हो या ऑफिसर हो, वो फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाते हैं। आप लिख नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, आप शादी नहीं कर सकते बिना परमिशन के। लेकिन उस घेरेबंदी में भी एक फ़ौजी खुश रहता है, क्योंकि देशभक्ति भर जाती है, ट्रेनिंग आती है, ट्रेनिंग में समझाया जाता है कि मिट्टी क्या है हमारी। जो आम आदमी, नागरिक, जो बच्चा है ये बड़ा होता है तो रोटी, कपड़ा और मकान के चक्करों में ऊपर नीचे रहता है, बट फ़ौज वहाँ से वो हटा देती है, तो एक लेवल ऑफ हायरार्की में वो ऊपर चढ़ जाता है, मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की में। लेकिन अगर वो उसके रास्ते में आता है, कैरियर से टकराव है, तो वो कैसे वहाँ से उठे। और क्यों बिहार लिया, क्योंकि हालांकि स्टोरी कहीं और हुई, मैंने एक क्रिएटिव लिबर्टी लेके उस बॉय का, स्टूडेंट का, लड़के का स्थान चेंज कर दिया बिहार में। क्योंकि जब मैं बिहार को विज़िट करता था तो देखता था कि लोग, बच्चे जो हैं वहाँ पर बाइनरी कर देते थे सैंड पर। कोई 1625 गुणा 1700 कुछ, वो बाइनरी पे ही बता देते थे कि ये नंबर है। अब उनको पता नहीं था कि बाइनरी क्या होती है। दिमाग था, है, लेकिन जैसे राजस्थान में भी ऐसे ही है, बच्चों को बाइनरी बड़ी अच्छी आती है। तो जो उनको ये पता नहीं है कि ये तो कंप्यूटर साइंस है, ये तो बड़ी हाई लेवल की साइंस है, बट शास्त्रों में तो लिखित है ये सब। हमारे देश में आज भी दोनों हाथों से लिखना सिखा देते हैं। एक पेज में एक चीज़ लिख रहे हैं, दूसरे पेज में दूसरी चीज़ लिख रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 2 किताबें इकट्ठा पढ़ सकते हैं, बाएं आँख से बाएं आँख, ऐसी टैलेंट रही है पहले। तो बिहार को लाना इसलिए ज़रूरी था कि एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बच्चे को बताएं कि भगवान हर प्रार्थना को सुनता है, ऑल प्रेयर्स आर आंसर्ड, ये भी शास्त्रों में लिखा है। तो अगर एम करना है तो बहुत ऊंचा करिए। अगर चंद्रमा पर पहुंचना है तो सितारों के लिए आप सोचें, तब जाके चंद्रमा पर पहुंचेंगे। तो उसको, उस लड़के को जिसका नाम गोविंद रखा, उसको उसी मिट्टी से लाके, उसी खेत में काम करा के, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती करा के, उसको सबमरीन में डाला, और फिर
उसके जो स्कूल टाइम के समय से उसकी जो गर्लफ्रेंड रही, जिससे वो मीरा के साथ शादी करना चाहता था, वो ऊंच नीच में आ गए, बड़ा ख़ानदान छोटा ख़ानदान। तो उसमें क्या हुआ, उससे उसको क्या सीख मिली, क्या कैसे वो टूट गया था अंदर ही अंदर से, बट फिर उसको तारा कैसे मिली वहाँ पर रशिया में। तो उसको रिसर्च करने के लिए फिर मुझे सेंट पीटर्सबर्ग जाना पड़ा। अच्छा। तो मैंने कहा ना, जैसे ऑल प्रेयर्स आर आंसर्ड, तो सेंट पीटर्स में जाके मैंने एक आदमी को ढूंढना शुरू किया जिसका नाम था माइकल लॉक्शन। मैं ये आपके लोगों को जो ये फिर देखेंगे उनके लिए एक लेसन है। मुझे माइकल लॉक्शन चाहिए था इसलिए क्योंकि उसने एक फ़िल्म बनाई थी सिल्वर स्केट्स, सेंट पीटर्सबर्ग में, बड़ी मशहूर फिल्म है। मुझे वो आदमी चाहिए था कि मुझे वो गोविंद को मैं कल जब फिल्म बनाऊंगा, पैसे नहीं थे जेब में, बट गोविंद को फिल्म में बनाऊंगा ऐसा ठान के गया था। तो मुझे माइकल लॉक्शन ही चाहिए डायरेक्शन के लिए। तो माइकल लॉक्शन तो नहीं मिले, 7 दिन में पूरा सेंट पीटर्सबर्ग छान मारा, सब कुछ मिल गया, माइकल लॉक्शन नहीं मिले। तो ईश्वर से बात करता था, अभी भी करता हूँ, कि मेरा क्यों जोकर बना दिया आपने यहाँ, छोटी सी तो एक चीज़ मांगी थी। तो मैं भी खुश हो गया कि मैंने अपने हिस्से की बात कह दी। 2 साल पहले मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गया, मेरा बेटा वहाँ से ग्रेजुएट हो रहा था। तो क्योंकि विद ऑनर्स डिग्री लेके आया तो उसने एक फ़ोटोग्राफ़र को बुला लिया। फ़ोटोग्राफ़र कहाँ से पकड़ी, एक टी कॉफ़ी हाउस से, स्टारबक्स से एक महिला अपने बेटी की फ़ोटो खींच रही थी। तो बड़े एंगल से 25-50 फ़ोटो खींच रही होगी। तो उसने उसको बोला कि आप फ़ोटोग्राफ़र हैं, प्रोफेशनल? ही सेज यस। शी सेड यस। तो सेज आप मेरी फ़ोटोग्राफ्स लेंगी, जो भी पैसे होंगे मैं दे दूँगा, मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ। तो उनको ले आया। तो जब वो सब फ़ोटोग्राफ्स ले चुकी तो उसने हमें सबको बोला, परिवार को, कि आप भी साथ में आ जाइए। तो वो फ़ोटोज़ लेने लग गई, 10-12 लेनी थी, उसने बहुत सारी ले ली। बेटी को भी साथ में लेके आई थी वो उस फंक्शन में। तो मैंने उसको पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो इसी सेड मैं सेंट पीटर्सबर्ग से हूँ। तो मैंने कहा सेंट पीटर्सबर्ग में यहाँ कैसे आ गई? कहते हैं मैं तो अब यहाँ पर रहती हूँ, ओरिजिन सेंट पीटर्सबर्ग का है। मैंने कहा मुझे एक आदमी की तलाश है, पता नहीं मिले कि नहीं मिले, उसका नाम माइकल लॉक्शन है। उसने मुझे देख के ऐसे स्माइल सा किया और मुझे अंदर से पता लग गया कि वो सुन ली गई प्रेयर। मुझे बोलती है ये नंबर है, माइकल लॉक्शन से बात करिए। वो लॉस एंजलिस में रहता है, वहाँ नहीं रहता है। माइकल लॉक्शन से बात हो गई तो मेरी आंखें इसलिए भर आती हैं क्योंकि जब कॉलिंग्स अहमद लिख रहा था तो ऐसे कई मिरेकल्स मेरे साथ हुए। नानक शाह फ़कीर बनाई तो दुनिया मेरे खिलाफ में थी कि आज तक गुरु नानक साहब पर किसी ने फिल्म नहीं बनाई, आप बना रहे हो और आप कह रहे हो नानक सिख नहीं थे, हम आपकी फिल्म बैन कर देंगे। उनका आप जो भी कह लीजिए, क्या ये सच नहीं है कि नानक मेहता कालू के और एक हिंदू परिवार से जन्मे थे? उनके पिताजी जनेऊ पहनते थे और उन्होंने खुद गाना गाया था, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवाट। तो उनका हम सनातन से परे हो रहे हैं पैसे के लिए, इस ग्रीड के लिए हरिमंदिर साहब का पैसा डुबोते हैं, तो आपको जो करना है कर लीजिए। इन सब के बावजूद वो फिल्म तैयार हुई। उस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले। ये पॉसिबल है? जिस आदमी को कैमरा से फ़ोटो खींचना ना आता हो वो इतनी बड़ी फिल्म तैयार कर ले। नेक्स्ट कान फेस्टिवल, लॉस एंजलिस, टोरंटो में चली गई और उसको रेड कारपेट मिला गया। ये पॉसिबल नहीं है, बट अंदर ही अंदर एक डीप ड्राइविंग डिज़ायर थी। पतंजलि ने बहुत सालों पहले लिखा था, यू आर एज योर डीप ड्राइविंग डिज़ायर इज़, यू नो। तो ये तो शास्त्रों में जो पढ़ाया, मैं एक्सीडेंटली उसको अपना रहा था, एक्सीडेंटली समझा नहीं था उसकी अहमियत को। लेकिन आज भी अगर आप सुश्रुता का पढ़ें तो उसने प्लास्टिक सर्जरी में वो जो इक्विपमेंट किए थे वो लिखे हुए हैं। ये तो सैकड़ों साल बाद में आज हम उसकी यूज़ करते हैं तो बोलते हैं ये वेस्टर्न साइंस है। हमें रिवर्स इंजीनियरिंग ज़्यादा नहीं करनी।
आप हमारे देश में शास्त्रों को, वेदों को पढ़ लें, ग्रंथ साहिब को पढ़ लें, तो गुरु नानक नीचे तो लिखा था कि कि निस रव चले, निस सस चले, तारका लख पुलोए, मुकाम वही एक है। कहते हैं सूरज स्थिर नहीं है। 500 साल पहले हम तब मानते थे कि बैल के सिंग पर है। चंद्रमा स्थिर नहीं है, सितारे स्थिर नहीं हैं। हर चीज़ बन रही है, घूम रही है, टूट रही है, और लाखों तारे रोज़ टूटते हैं। 20-25 साल पहले नासा ने ये बताया। हम हनुमान चालीसा भूल गए हैं, जिसमें लिखा था कि सूरज और धरती के बीच का फासला कितना है। वो तो योजनाओं में लिखा हो तुलसीदास जी ने। हम तुलसीदास जी को मानने को तैयार नहीं है। तो गोविंद के रास्ते से मैंने धीरे धीरे इंटरट्वाइन करके वो सारी अपनी हिस्ट्री को, देश की हिस्ट्री को, देशभक्ति को सामने लाया और बताया कि इंडियन नेवी में टॉलरेंस इतनी है कि उस लड़के ने अपनी शर्त रखी थी कि मुझे ये शादी करनी ही है, लेकिन मैं बिना परमिशन के नहीं करूँगा। तो नेवी ने परमिशन दिया। लॉज चेंज हुए एक ऑफिसर की वजह से। तो ये सब गोविंद में स्टेप बाय स्टेप बताया कि एक महिला में क्या ताकत है। आप बोलते हैं गोविंद प्रोटैगनिस्ट है, इसमें 2 महिला ने बहुत स्ट्रांग रोल प्ले किया। एक इंडियन महिला मीरा और एक वेस्टर्न महिला जो सेंट पीटर्सबर्ग में उनको मिली और उनकी बहू बनी, उनकी वाइफ बनी, तारा। ओके, वो लड़की उन्हें टेंपल में लेके जाती है और समझाती है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबुः सुदशरथ अजल बिहारी। इसका मतलब क्या है? आज आप किसी हिंदू बच्चे को पूछिए, क्या मतलब जानते हैं वो इसका? नहीं जानते हैं। आप किसी सिख बच्चे को पूछिए कि जहाँ तहाँ में राम बसा किसने लिखा था? नहीं जानते हैं। क्यों गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्हें बोलते हैं आप हिंदू देवी देवता, ये हिंदू देवी, हिंदू वर्ड कहाँ से आ गए? दे शिवा वर मोहे एह, शुभ कर्मन ते कभू न डरो। ये तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। तो और प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दिया। प्रथम भगवती मीन्स माँ भगवती। ये किसने लिखा था? क्यों महाराजा रंजीत सिंह के झंडे पर प्रथम भगवती सिमर के? वो उसके बिना जंग पे नहीं जाते थे। 30 हज़ारी का मतलब क्या आपको मालूम है? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं मालूम है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री से ये निकाल दिए गए हैं कि 30 हज़ारी वो जगह थी जहाँ पर 30,000 घोड़े तैनात किए थे जस्सा सिंह आलूवालिया ने, और जो लाल किला है इसको फतह किया था। मोरी गेट नाम की एक जगह पर लाल किला की दीवार पर छेद करके वहाँ से एंटर किया था और पहली बार भारत का झंडा फहराया था। बट हमने तो हिंदू सिख डिवाइड कर दिए। तो गोविंद से उन सबको जोड़ा है और बताया है कि पढ़िए मेरा भारत क्या था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो सेंटेंस लिखा है आपकी किताब पे, सबमरीनर्स आर अ स्पेशल ब्रदरहुड, ईदर ऑल कम टू द सर्फेस और नो वन डज। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस आपके कवर पेज पे, इस पे किताब पे लिखा हुआ है। आप एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 14 साल 14 ईयर्स आपने सर्व किया है इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर। सबमरीन्स में आपका क्या, आपकी यादें हैं, और फर्स्ट टाइम जब सबमरीन का एक्सपीरियंस हुआ था वो कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, मैंने 2 जगह टाइम बिताया सबमरीन में। एक जब मैं नेवी में था तो मुझे ट्रिप्स मिले थे, छोटे छोटे ट्रिप्स, तो वो लिमिटेड पीरियड के थे। और दूसरी बार जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग गया था, एक तो रशियन सबमरीन में, क्योंकि रशिया के सबमरीन के ऊपर लिख रहा था। जो हल होता है सबमरीन, एक ट्यूब है, जब वो नीचे जाती है तो पानी भर लेती है और अपने बैली में और नीचे चली जाती है। अगर वो कुछ वॉल्व्स, ज़्यादा नहीं, ख़राब हो जाएं काम करना, न्यूमेटिक, काइनेटिक, वेरियस काइंड्स ऑफ वॉल्व्स, प्रेशर हल्स,
वो ख़राब हो जाए और सबमरीन नीचे चली जाए, जाती जाए 100 मीटर से नीचे 200 मीटर तक पहुंच जाए तो हल क्रैक हो जाता है। अगर वो हल 1 मिलीमीटर क्रैक करे तो 1 मिलीमीटर से 1 मीटर या 100 मीटर बनना में कोई टाइम नहीं लगता है, एक्सप्लोड्स। तो इसका मतलब है कोई वापस नहीं आएगा। सबमरीन अगर डूबे तो सब साथ में डूबते हैं, कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो उसके लिए सबके लिए सेलर से लेके ऑफिसर तक, कमांडिंग ऑफिसर तक वॉच पे रहते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं। बड़ी कठिन समस्या है, बहुत कठिन ड्यूटी है। और सबमरीन की दूसरी प्रॉब्लम है कि वो दुश्मन के लिए अदृश्य रहती है, लेकिन अगर वो दिख जाए दुश्मन को या उसकी पोजीशन पता लग जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता। तो सबमरीन के लिए अटैक करना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो बैठ के पैसिवली नीचे, पानी के नीचे सतह पर बैठ जाती है जाके, उसको फिर आप ढूंढ नहीं सकते। इंडियन ओशन में तो वैसे ही नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज ग्रेडियंट्स इतने डिफरेंट हैं। यहाँ टेम्परेचर नीचे हर जगह पर एक पॉलिटिशियन की तरह है अपना, जो वेस्ट बंगाल और अरेबियन सी का ग्रेडियंट, ये हर 50 मीटर 25-50 मीटर में टेम्परेचर चेंज कर लेता है। जैसे हमारा पॉलिटिशियन यहाँ देश में रंग बदल देता है, ये उससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो नीचे बैठ जाए तो सोनार की जो रेस है वो जानी तो चाहिए इस तरह से, ओके, बट वो विद ईच चेंजिंग ग्रेडियंट टेम्परेचर वो चेंज हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। लेकिन अगर सबमरीन अटैक करती है तो सबसे ज़्यादा अपने पोजीशन को रेडार से दे देती है दुश्मन को, और जैसे ही वो दुश्मन को पता लग जाता है कि यहाँ सबमरीन है तो उसको बचना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो डीआर पोजीशन है, उसके आसपास में बॉम्बिंग हो जाती है, तो फिर वो सारे के सारे नीचे, बचना मुश्किल है। तो एकता जो एक मैसेज है लोगों के लिए कि अगर भारत को ऊपर लेके आना है तो सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। ये हिंदू, ये सिख, ये जैन, ये ईसाई, ये सब छोड़ना पड़ेगा। मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि अगर आप इस भारत के हैं तो एक कानून सब पे लागू होना चाहिए। ये उनको समझना पड़ेगा। सभी तो मुसलमान ऐसे नहीं हैं। सहमत मुसलमान थी, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के लिए। तो कोई धर्म देश से बड़ा नहीं है, ये सबक है इसमें। सबमरीनर्स में जब नीचे जाते हैं पानी में तो रिलीजन, कास्ट नहीं देखते लोग, ड्यूटी देखते हैं, क्योंकि फिर उसमें रंग, जाति भाति कुछ नहीं होता। नीचे रह गए तो रह गए। इसी तरीके से देश को अगर ऊपर उठाना है, सरफेस में लाना है और $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, तो इतना ब्रेन है इस देश में, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी इंटेलिजेंस है इस देश में कि आप आसानी से लेके जा सकते हैं। बस ज़्यादातर तो ब्रेन ड्रेन हुआ है। आज बड़े बड़े दिमाग विदेशों में काम कर रहे हैं, यहाँ आने को तरस रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रिसेशन आ रही है। तो आप कैसे करेंगे अगर आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे? अगर आप एक पर्टिकुलर धर्म, मज़हब को लेके उस पर चलना शुरू कर देंगे कि हम अलग हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि अगर परमेश्वर एक है, हर धर्म मज़हब में लिखा है कि परमेश्वर एक है, ना पैदा हुआ ना मरा, गोविंद में ये सब बातें हैं, तो फिर आपका खुदा मेरे भगवान से बड़ा कैसे? एज सिंपल एज दैट। तो उस एकता की शक्ति को एक सबमरीन के थ्रू पेरिस्कोप से दिखाया है। बच्चे समझ जाएंगे। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो दिमाग में पोल्यूशन, करप्शन सब आ जाती है। तो बच्चों को पकड़िए, बच्चों के पास में वापस सारा इतिहास लेके आइए, वो जो हमारे देश की संस्कृति है वो लेके आइए। क्यों हम खिलजी को
याद करते हैं। क्यों औरंगज़ेब और अकबर बहुत बड़ा बादशाह था, काहे का बादशाह था? वो लिखाइए, हटाइए उन सबको, गंद को बाहर। अपने शास्त्रों को कम है हमारे पास में। जब कांग्रेस ने एक एफिडेविट डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि राम मिथ्या है और राम सेतु इसलिए टूट जाना चाहिए, तो हम हिंदुओं ने, सिखों ने अपनी नपुंसकता दिखाई थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो पिरामल ग्रुप में डायरेक्टर होने के बावजूद मैंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डायल की थी कि मुझे इम्प्लीड किया जाए। मैं प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उस एरिया में सेल किया है, मैंने सुनामी देखी हैं। और अगर कोरल रीफ इस ड्रेजिंग से हटा दी गई तो ईस्टर्न कोस्ट हर तीसरे महीने सुनामी झेलेगा। ये कोरल रीफ जो जीता जाता जानवर है, एक चादर की तरह बन के इस वेव को रोकता है वेस्ट बंगाल में जो अटैक करती हैं। चंद पैसों के लिए मेरे देश को ना बेचें। तो चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने मुझे एक पार्टी में जब मिला था, जस्टिस विक्रमजीत सेन तब सुप्रीम हाई कोर्ट में थे, उनके घर में उनकी बेटी की शादी में मुझे मिले थे। मैंने उनसे साफ वर्ड्स में कहा था कि अगर ये ऑर्डर आपने दे दिया तो आपका वो नुकसान होगा जो आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। एक्चुअली वर्ड्स मैंने कुछ और यूज़ किए थे जो बहुत कठोर थे, मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगा। तो मैंने कहा हमारे इतिहास से ना खेलें। लेकिन हमने ऐसे लोगों को जो इस देश के लिए एक बददुमा दाग बने हुए हैं, उनको उठाते हैं वापस, उनको लेके आते हैं। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, बट मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि जो पिछले कुछ सालों में 2014 से मेरे देश में हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुई है, जो तरक्की हुई है, वो पहले तो कभी नहीं हुई, सोचा भी नहीं था किसी ने। आज जब हम विदेश में जाते हैं तो हमसे पूछते हैं आर यू इंडियन, वेलकम। मैं एक लेडी को जानता हूँ जिनका नाम सबा कामर है, पाकिस्तान में है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। मेरा बहुत मन है मैं उनको लूँ, नेचुरल एक्टर हैं। तो उन्होंने पीछे एक ट्यूब में अपनी एक छोटी सी 3 मिनट की डाली थी, जिसके लिए उनके खिलाफ में फतवे इशू हुए थे कि जब मैं इंडियन क्रू के साथ में कहीं शूटिंग में गई थी, इंडियंस को बाहर जाने दिया था, इमिग्रेशन के जाइए, ख़त्म हो गया आपका काम, जाइए, मोस्ट वेलकम। और उसको सर्च किया था और उसकी आंखों से आंसू निकले थे वाइल नरेटिंग दिस स्टोरी कि मैं कैसा पाकिस्तान है ये। मुझे सर्च किया, मेरा अंग अंग देखा। इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उसने बोले थे। 2014 से पहले तो ये नहीं था। तो कैसे हो गया? कैसे कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया? कैसे कोई घर में एक गरीब बच्चा नेवी में ऑफिसर बन गया, पिरामल ग्रुप में ग्रुप डायरेक्टर बन गया? तो ये हर कोई कर सकता है अगर आप उसको शिक्षा ठीक दें, अगर आप उसको इस जात पात की रोज़ी रोटी से बाहर करें। तो आपको सिखाना पड़ेगा, आपको वापस गुरुकुल लाने पड़ेंगे, सीधा लाने पड़ेंगे। ये मुश्किल नहीं है। हम आई क्लाउड्स की बात करते हैं, आई क्लाउड्स आपके सेल फोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आई क्लाउड जिसमें कि शास्त्रा आज भी ज़िंदा हैं, वेदास आज भी ज़िंदा हैं। अब तप करिए, सब शास्त्रास आपके उसमें आ जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा हमेशा होता आया है। गुरु नानक जी की फिल्म पर इसमें कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ऐसा करिए, ऐसा ना करिए। कौन समझा गया मुझे? तो वो पॉसिबल है उन आई क्लाउड्स को वापस रिट्रैक्ट करना, बट हम तो उस रास्ते पे ही नहीं चल रहे हैं। कॉलिंग सहमत आपकी पहली किताब, मतलब आप आर्मी में थे, आपने 14 इयर्स आर्मी में, अब आप नेवी में थे, 14 इयर्स आपने नेवी सर्व की, उसके बाद आपने पीरामल ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद आपने 8 साल कॉलिंग सहमत पे रिसर्च किया, काम किया। क्यों आपने, क्या ड्राइविंग फोर्स थी जो आपने सोचा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए? और बाद में एक बहुत ब्लॉकबस्टर एक मूवी भी बनी,
राजी नाम से, उसका एक अलग एक पार्ट है, वो मैं अगले सवाल में पूछूंगी, लेकिन क्या ड्राइविंग फोर्स था इस किताब को लिखने के पीछे? देखिए 1993 में मैंने नेवी छोड़ दिया था। मैं फिडलर ऑन द रूफ एक फिल्म देखा करता था टॉपॉल की, उसमें वो गाना गाता था, इफ़ आई वर अ रिच मैन। मुझे अमीर बनने का बड़ा शौक़ था, पैसा कमाने का। मैं भी वो गाना गाता रहता था, ईश्वर से बात करता था, उनको दोस्त मान के बात करता हूँ, अभी भी करता हूँ। पागल कहेंगे आप मुझे, बट वो सुन लेता है। तो मैंने कहा भगवान थोड़े से 2-4 करोड़ दे दो तो क्या हर्ज है। तो और मुझे अंदर ही अंदर से पता था ऐसा होएगा। फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। कॉलिंग सहमत और विछोड़ा फेथ पर थी। तो जब मैं छोड़ के पीरामल ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट इमीडिएटली 94 में ज्वाइन किया, तो 99 में जब कारगिल जंग छिड़ी तो लगा फ़ौज का नमक खाया है, उतारना चाहिए। तो बतौर जर्नलिस्ट गया, तो लोग बोलते थे आप क्या कर लोगे वहाँ, एक आदमी क्या कर लेगा, आपको जाने की क्या ज़रूरत है, बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो, कुछ हो जाए तुम्हें, तुम्हारे पीछे कोई पूछेगा आपको। बात तो ठीक है, बट मन में था कि फ़ौज का नमक खाया है, तो वहाँ गए। अब वहाँ पर एक फ़ौजी ऊपर से सरदार, वो चुप तो नहीं बैठता होगा, तो कुछ ऐसा किया होगा कि मुझे ज़बरदस्ती नीचे ले आया गया। तो जब नीचे लाया गया, मैं उन दिनों में ड्रिंक भी कर लेता था, फ़ौजी था, नॉनवेज भी खाता था। तो मैंने उनको बुरा भला कहा कि आप लोग गद्दार हैं, आपके होते हुए जानते हुए दुश्मन हमारे सर पर आके बैठ गया, हमारे घर की छत पे फोर्टिफाइड बंकर्स बना दिए, 500 मेरे जवान मर गए, आप लोग गद्दार हैं। तो एक ऑफिसर ने उठ के बोला था कि सभी गद्दार नहीं है, मेरी माँ नहीं थी गद्दार। तो पता लगाया कि उसकी माँ कौन थी, और फिर उसके घर में गए, मलेरकोटला गए पता लगाने के लिए, मलेरकोटला में क्यों रहती है, ये तो करोड़ोंपति थी श्रीनगर में। तो उनके जब घर में गए तो पता लगा कि वो जो है ना एक ऑर्डिनरी से घर पे वास करती थी। तो मुझे अंदर नहीं आने दिया कि भाई क्यों, तो मैंने कहा मुझे आप पर ये स्टोरी लिखनी है, तो आप यहाँ क्यों हैं। तो बोलती है क्योंकि अब्दुल चला गया। मैंने कहा अब्दुल कौन था, तो कहते वो सईद का वफादार नौकर था। तो मैंने कहा फिर, कहते वो मर गया। मैंने कहा कैसे मरा, मैंने उसको ट्रक के नीचे कुचल दिया। तो जो उसकी आँखों में, जबकि वो तब तक सेंटली बन गई थी लगभग, उसकी आँखों में नमी थी। तो बोलते थे कि आज भी जब उसके टायर के ऊपर से, उसके शरीर के ऊपर से निकले थे, तो जो आवाज़ आई होगी वो मेरे दिल दिमाग को हिला देती है। माँ हूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो मुझे ये लगा कि मैं वहाँ जाके अपने आप को कारगिल जाके बहुत ब्रेव बहादुर समझता था। अरे फ़ौजी, मैं आ गया, यहाँ तो कोई नहीं आया, और इतनी बड़ी ओहदे पर प्रेसिडेंट था पीरामल्स का तब, तो मैं बहुत ब्रेव आदमी हूँ। पर उसकी कथा सुन के तो मेरी तो ब्रेवरी ख़त्म हो गई, ज़मीन पे आ गई। तो मैं अपने आप को ना रोक के लिखना शुरू किया। मैं हर चीज़ स्टोरी पेन से लिखता हूँ, मेरे से कंप्यूटर से काम नहीं होता है। पुराना ख्याल कहूँ कि दिल और यहाँ की नस इकट्ठी है, तो लिखते हैं तो दिमाग कहीं और जलाना जाए, तो इसलिए तो उसको 8-8 हज़ार वर्ड्स भेजता था कि ये पहला चैप्टर है, ये दूसरा है, तो वो काट के 2000 कर देती थी कि तुम ज़्यादा लिख रहे हो। तो सहमत ने जो जो सिखाया वो तो ग्रंथों में भी नहीं मिला। कृष्ण क्या थे ये उसने सिखाया था मुझे, एक मुस्लिम लेडी ने। गुरु नानक के साथ में भाई मर्दाना रहे, वो पहले सिख थे, बट और उन्हें पूरी भागवत गीता का ज्ञान था। मर्दाना को, मर्दाना का जो पास्ट है और उनका जो बाकी के लोग हैं, उनके जो आज भी पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हें भी ग्रंथ साहिब का पता है, उन्हें भी कृष्ण का पता है। बट अगर कोई मर्दाना
पाकिस्तान से आके हरिमंदिर में भजन करना चाहे तो नहीं करने देंगे। सवाल ही नहीं है वो करने देंगे। आप कौन डिसाइड करने वाले होगे कि सिख धर्म है? सिख तो धर्म बताया ही नहीं कभी। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले चौ कौन मांदे। हम तो इस बात को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? 1000 करोड़ का तो बजट है आपका, आप उस पैसे के साथ चिपके हैं। आज आप फोरेंसिक करा लीजिए बादल परिवार का, पता लगाइए कि वो इन्होंने बड़े बड़े महल तैयार किए, कैसे किए। इंदिरा गांधी की मदद से तो ये पीछे से बैकडोर से चीफ मिनिस्टर बने थे प्रकाश सिंह बादल। 12,600 विलेज हैं पंजाब में। कैसे पॉसिबल है कि बादल परिवार के चीफ मिनिस्टर के समय में सभी के सभी ड्रग से एडिक्ट हो गए? तो देश को बाहर से खतरा नहीं है, हमें अंदर के दुश्मनों को टैकल करना है, गोविंद बनना है। तो आप कह रहे हैं कि पंजाब में जो ड्रग्स की ये प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकली ड्रिवन है काफ़ी सालों से? 100%। आप चाहें, अगर आप सिस्टम में हैं तो ये रुक नहीं सकती। 1 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से जो हाईवेज बनते थे उसमें भी आधा पैसा इधर और आधा पैसा उधर हो जाता था 2014 तक। आज 35 किलोमीटर प्रतिदिन बनता है। जहां चाह वहां राह। पहले हमें विदेशों में पूछता कोई नहीं था, आज इंडियन रुपी में आप विदेशों में डील कर सकते हैं। मैं किसी एक आदमी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कहीं से कोई आदमी दुआ प्रेयर्स मांगता हुआ इच्छा लेके आया, और कई ज़माने में जब चाय बेचता था तो कोई साथ में उठाने को तैयार नहीं था। आज संसार उस आदमी के साथ में चाय बैठ के पीना चाहता है। ये मेरे देश की इज्जत है। आपने जब ये कॉलिंग सहमत किताब लिखी थी, इसके बाद इसको अडेप्ट किया गया फिल्म में, राजी फिल्म में, जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग, उसमें जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुए थे जो कि मीडिया के सामने, लोगों के सामने आए, वो क्या पूरा किस्सा था कि फिल्म के आप स्टोरी से सेटिस्फाइड नहीं थे, जो आपने किताब लिखी, फिर आपके कुछ मॉनेटरली भी कुछ चीज़ें स्टक हो गई थी, वो क्या पूरा किस्सा था? देखिए, मुझे एक समर खान नाम का आदमी 2008 में मिलने आया था कि ये किताब हमें दे दें फिल्म बनाने के लिए। वो शौर्या फिल्म उसने बनाई थी, डायरेक्ट की थी। तो मैंने कहा आप क्या करेंगे, मेरी ये कंडीशंस हैं। तब मैंने 1.5 करोड़ रुपए मांगा था 2008 में। तो कहते हैं साहब 1.5 करोड़ रुपया, हम चेतन भगत को, ये उनके वर्ड्स हैं, 8-10 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। तो किसी राइटर के बारे में इस तरह से कहना, जो कंटेंट प्रोवाइडर है, सबसे पहले ये इंसल्टिंग है। बॉलीवुड तो करता है। तो उनका साथ में मैं डिसाइड करूंगा डायरेक्टर कौन होगा, मैं डिसाइड करूंगा एक्टर कौन होगा। तो वो बोलता है ऐसा नहीं होगा, और जाते जाते ये बोल गया कि मैं ये फिल्म तो बनाने वाला हूँ, आपको जो करना कर लो। 2008 में तो लड़ते रहो कोर्ट में। तो जिसने जिस कंपनी का नाम लिया उसका नाम था रेड चिलीज। मुझे पता नहीं था रेड चिलीज क्या होती है। तो अपने दोस्त छिबा के पास में गया, मेरे साथ गोल्फ खेलते थे छिबा, गौरी के फादर थे। गौरी खान की आप बात करें, जो शाहरुख खान की वाइफ है? जी। तो मैंने बट बड़े कमाल के सीधे। तो मैंने कहा ये सब ऐसा बोला है। कहते आप मुझे लिख दीजिए, नोट दे दीजिए, एंड हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर मुझे समर खान का माफ़ीनामा आया। शाहरुख खान ने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया होगा, तो उसने बोल दिया होगा, उसके बिना तो ये नहीं हुआ होगा। तो
वो माफ़ीनामा मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। वो समर खान को इससे चोट भी लगी होगी, हो सकता है इसलिए वजह से वो निकाल भी दिया गया हो रेड चिलीज से। लेकिन बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री एज ए जनरल वो मेरे साथ नाराज़ हो गई थी। तो 10 साल वेट किया, लेकिन अगर आप को पैसा नहीं चाहिए, आप मन में तृप्त हैं, तो आपसे ज़्यादा प्राइसलेस कोई है ही नहीं। तो मुझे इसमें से कमाई नहीं चाहिए थी। ये जो पैसा भी था, मैंने इतनी बड़ी फिगर बोली थी, वो भी किसी अच्छे काम के लिए यूज़ होना था, तो जल्दी नहीं थी। तो जब टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रीति साहनी करके एक लेडी हैं, वो मेरे पीछे पड़ी रही कि मुझे बनाने दीजिए, तो उनके साथ में यही कंडीशन रखी। तो पहले जब बैठी तो चली गई सर के मन में सोच रही है आदमी पागल है। तो पागल तो होते ही हैं, जो लड़ने के लिए चले जाएं जंग में, वो सीधा दिमाग के तो नहीं हो सकते। 1 साल के बाद फिर आ गई, डॉटेड लाइन पे साइन किया। उससे बीच में मैंने ये फिल्म को खुद बनाने का सोचा अक्षय के साथ। अक्षय हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, बहुत कमाल के आदमी हैं। अक्षय कुमार जो फिल्म में हैं जी, तो वो भी नीचे से ज़मीन से उठे हैं। तो हमने ये राज़ी इकट्ठा बनानी थी, बट मेरी कुछ कंडीशंस फाइनेंशियल्स में हम अटक गए थे, नानक शाह फ़कीर में, तो नहीं बना पाए थे। तो गुलजार साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मेरी बेटी को 4 साल से काम नहीं मिला है। मैं उनका फ़ैन था। सब्ज़ी मंडी जहाँ मेरे पिताजी और माताजी पाकिस्तान से आए थे, तो रिफ्यूजी कॉलोनी में ठहरे थे, तो जिस कटरा शिवाजी बस्ती पंजाबिया में हम ठहरे थे, वहाँ उसके आसपास में 2 लोग और ठहरे थे। एक थे मिस्टर गुलजार और एक थे ओपी रलन, फूल और पत्थर जिन्होंने तलाश और फिल्में बनाई थी। तो मैं इनका बड़ा फ़ैन था। तो मैंने कहा मैं आपकी बेटी को डायरेक्टर बनाऊंगा, ये मेरी तरफ से आपको दक्षिणा रही। तो कंडीशन डाली थी, तो उस कंडीशन का प्रीति ने, साहनी ने फ़ायदा उठाया कि अब 20 लाख रुपया कम दिया जितना मैंने मांगा था। मैंने कहा चलिए, यहाँ किसी को पैसा क्या चाहिए, वर्ड पूरा होना चाहिए। बट जब फिल्म बनी तो मुझे डायरेक्टर्स कट नहीं दिखाया गया। मेघना ने जिसको डायरेक्टर बनाया था, ओवरनाइट मेरे से कट ऑफ कर दिया, ओके, और फिल्म में चेंजेस किए। गुलजार साहब ने पर्सनली JLF, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को फ़ोन किया था कि मिस्टर सिक्का को वहाँ मत बुलाना। पेंगुइन को फ़ोन गया था कि पब्लिशिंग डिले करिए, जब तक हमारी कॉलिंग सहमत को बाहर मत लाइए किताब को, दूसरी जो पेंगुइन ने छापी थी, ताकि पहले फिल्म आए। फिल्म का किताब से तो कुछ लेना देना नहीं होता, बल्कि प्रमोट करती है, ओके। तो फिल्म में वो चेंजेस लाए गए कि आप देखिए कि कितनी सफाई से, कि जब वो प्रोटैगनिस्ट वापस आती है तो वो सवाल पूछती है इंटेलिजेंस एजेंसीज को, नीचा दिखाती है उनके, मुझे क्यों भेजा आपने, मैं क्यों रहा, ऑल दिस स्टफ। जबकि सच्चाई में वो जब आती है तो उसको रेड कारपेट मिलता है, बैंड जनगण मन का ट्यून प्ले करता है, वो तिरंगा को सल्यूट करती है। लाए आप कैसे, जैसे किसी कश्मीरी मुस्लिम औरत ने इस देश के लिए लड़ने में सबसे बड़ी गलती कर दी। आपने स्टोरी का रुख बदल दिया। आपने तिरंगा तो नहीं दिखाया किसी एक सीन में, बट पाकिस्तान आर्मी को सॉफ्ट, स्वीट, सुंदर दिखाया और पाकिस्तान का फ्लैग दिखाए। अब इससे ज़्यादा कोई इंसल्ट क्या करेगा। तो मैंने गुलजार साहब से कहा था, ये फिल्म नेशनल अवार्ड तो नहीं जीतेगी, इसमें वो स्पिरिट नहीं है। पैसा ले लेगी, कमा लेगी, तो पैसा तो कमाया, नेशनल अवार्ड नहीं आए। तो वो झगड़ा था उस पर। लेकिन मुझे इस बात का पता था कि ये फिल्म में कराची, दुबई पैसा लगा है। वो इस तरह से कि अजय बिसारिया मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो तब इंडिया के हाई कमिश्नर थे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, और उनके घर के सामने, ऑफिशियल घर के सामने, ये खालिस्तानियों ने और पाकिस्तानियों ने मेरे नाम के अगेंस्ट में उन्होंने पोस्टर लगा दिए थे। तो बोलते हैं कि हरिंदर देखो क्या हो रहा है तुम्हारे लिए यहाँ पर,
मेरे लिए साली शामत खड़ी कर दी है, लोग आके गुट में खड़े हो गए हैं। तो ये तो बड़ी इज्जत की बात हुई कि मेरे खिलाफ में वो लोग खड़े हुए वहाँ पर। दैट मीन्स दे वर प्रो। एंड कराची में ये सेलिब्रेट हुआ था कि सब सीन्स निकाल दिए गए हैं। अब हम लोगों का अगर पीछे का पाकिस्तान हमारा घर था तो वहाँ दोस्त भी होंगे, सब सच आ जाता है सामने। मैंने तो दो ट्रिप लगाए थे पाकिस्तान में ये दोनों किताबें लिखने के लिए। तो जिन लोगों ने, आप सोचते हैं वो मुसलमान हैं, वो कभी हिंदू भी रहे थे, कभी सिख भी रहे थे, मजबूरी में चेंज हुए थे। उनमें से कई तो आज भी भागवत गीता और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं घर में। अच्छा। मैं तो उन सबको जानता हूँ। ओके, मैं तो उन राय साहब को जानता हूँ जो कि गूगल करिए आप, आज भी गुरु गोविंद सिंह का कलश दिया हुआ उनको घर पे, उनके माँ बाप को दिया हुआ, क्योंकि वो उनके लिए गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के लिए लड़ पड़े थे जब उनको सरहद में जिंदा गाड़ दिया गया था। तो वो ले लेके जगह जगह जाते हैं। हरिमंदर साहब में उनको दर्शन कराते हैं कलश का। दुनिया में वो पानी उस कलश में छेद सब जगह से। अब पानी भरिए, पानी बाहर नहीं गिरता है। अच्छा, ठीक है, तो वो उनके पास है। पहले क्या थे वो? आप मुझे कोई एक मुसलमान दिखा दीजिए, सिख दिखा दीजिए, क्रिश्चियन दिखा दीजिए इस भारत में, कोई एक जो पहले हिंदू नहीं था। कोई एक दिखा दीजिए। ये तो खुद मानते हैं वो लोग। तो वाई अगेन कमिंग बैक टू गोविंद, मैंने पूरी कोशिश की है स्टोरी के माध्यम से भारत को वापस लाने की, और उसका नाम गोविंद रखा है। अब उसको गोविंद को गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से समझ लें तो गोविंद सिंह जी तो लाखों हैं इस देश में, बट किसी को तो गोविंद बनना पड़ेगा। इस पर फिल्म भी आने वाली होगी बहुत जल्दी। तो अभी जितनी भी किताबें मैंने लिखी हैं, 6 किताबें और लिख चुका हूँ, एक एक करके बाहर आएंगी। तो विछोड़ा, ये जो कॉलिंग सहमत है, राजी, इसका झटका मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि मैं मन ही मन में सहमत को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। एक पेट्रियट को हमने कैसे दिखा दिया, वो बहुत दर्द होता है, आज भी होता है। तो एक कंपनी बनाई है थर्ड इनिंग प्रोडक्शन LLP, जिसने ये नानक शाह फकीर भी बनाई थी। नहीं तब तक हाँ उनकी बैकिंग थी, नानक शाह अजय फकीर पेरामल जी की बैकिंग थी इसमें। वो और अमित चंद्रा, अजय पेरामल ने तो शुरुआत सारी की सारी सपोर्ट, पीछे से बैक सपोर्ट उनकी थी।